Hello everyone, welcome to Maluka IS. We are here with you with one another topic from our 500 series from History Optional. My name is Vaishali Kamboj. आइए start करते हैं हमारे अगले question के साथ जो है from world history. The question says the American Revolution seemed to have come with remarkable suddenness. A roster of talented leaders emerged during 1763 to 1775 to make it happen. Elucidate. तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, क्या इसकी डिमांड है, ठीक है. सो क्वेश्चन कहाँ से है? फ्रॉम अमेरिकन रेवोल्यूशन. एज यू कैन सी फर्स्ट वर्ड्स ही हमारे अमेरिकन रेवोल्यूशन लिखा गया है. इसमें उन्होंने क्या बात कही? रिमार्केबल सडननेस. इसके ऊपर फोकस करना है. सडन, क्या इसमें इवेंट्स जो हुए, क्या वो सडन इवेंट्स हुए और इंडिपेंडेंस मिल गई या रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया? अब इसके अंदर उन्होंने बात की है कुछ टैलेंटेड लीडर्स के कंट्रीब्यूशन की, कि इन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान स्टार्टिंग फ्रॉम 63 टू 75 इन दीज ईयर्स काम हुआ. बिकॉज ऑफ दीज टैलेंटेड लीडर्स ये चीज़ पॉसिबल हो पाई, रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया. आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, ल्यूसिडेट कीजिए. मतलब आपको एग्जाम्पल्स दे देकर बताना होगा कि हाँ जी ये इवेंट्स हुए हैं, ये लीडर्स थे जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल हो पाया. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताना है? इंट्रोडक्शन में हम लोग बताएंगे अबाउट अमेरिकन रेवोल्यूशन, कि अमेरिकन रेवोल्यूशन कब आया, किस तरीके से दिस रेवोल्यूशन वॉज remarkable in the history of the world, because for the first time a colonial control was going to end. पहली बार imperialism की, colonialism की हार हुई थी. they were defeated. so British Empire अगर कहीं पर पहली बार हारा, पहली बार अगर कहीं पर revolution successful हुआ, so that was America. it was an inspiration to the entire world, right? इस तरीके से आप अमेरिकन रेवोल्यूशन का पीरियड मेंशन करके, ऑफ कोर्स 1783 के अंदर फाइनली यहाँ पर मिल जाती है आज़ादी, वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक, ओके. सो ये हुआ इंट्रोडक्शन का पार्ट, जहाँ पे आप द डिफीट ऑफ द कॉलोनियल रूल मेंशन करेंगे. सो आप लिख सकते हो दैट इट वाज अ डिफीट ऑफ द कॉलोनियल रूल, इट वाज द सक्सेस ऑफ द अमेरिकन्स फ्रॉम, या it was the success किसके ऊपर? from the exploitative policies. it was a freedom from the exploitative policies of the British, from the colonial policies of the British, and they became one of the revolutionary event in the history of the world, as they were the first ones to defeat British Empire. ठीक, ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हैं. and they were the first ones to bring a constitutional rule in अ कंट्री. ठीक, ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन में, मतलब एनी बहुत अलग तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, डिफरेंट तरीके से. हाउस एवर यू कैन चूज वन आइडिया. ओके, ऑल राइट. इसके बाद बॉडी. तो अब देखो बॉडी में सारे इवेंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे 1763 से लेके 1775 तक. ठीक है, उसके बाद आप शॉर्ट में उसके बाद शॉर्ट में आप यहाँ पे 1783 के बारे में भी बता सकते हैं, एंड 1775 के कुछ इवेंट्स को शॉर्ट में बता सकते हैं. सो हियर आप स्टार्ट होंगे फ्रॉम द शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट के बारे में आप बताएंगे, क्वार्टरिंग एक्ट. शॉर्ट में आप बता सकते हो इनके अंदर क्या हुआ था. जैसे स्टैम्प एक्ट के अंदर क्या बोला गया था कि स्टैम्प्स अब से आपको किसी भी लीगल पेपर पे, न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स के ऊपर आपको स्टैम्प लगाना इंपॉर्टेंट होगा. सो दिस वाज काइंड ऑफ अ वे ऑफ द ब्रिटिशर्स टू अर्न मनी. स्टैम्प एक्ट आ गया. शुगर एक्ट के अंदर उन्होंने कहा कि आप जो है रम नहीं मंगवा सकते हैं, कहीं और से मंगवाना होगा तो सिर्फ इंग्लैंड से मंगवाएंगे, मोलासेस नहीं मंगवा सकते, शुगर नहीं मंगवा सकते. सो इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर रम
फॉर दैट मैटर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, या फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड रम चाहिए आपको, बना बनाया, तो आपको इंग्लैंड से ही लेना पड़ेगा. मतलब दे हैव फॉलोड मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज. नेविगेशन एक्ट के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर. क्वार्टरिंग एक्ट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर नेविगेशन एक्ट आप पहले लिखेंगे, ठीक है, ये पहले आया था. क्वार्टरिंग एक्ट के अंदर यू कैन मेंशन कि यहाँ पर बोला गया कि मिलिट्री के जो पर्सन्स होंगे यानी सोल्जर्स जो होंगे, वो अगर कहीं पर बैरक्स में उनको जगह नहीं मिलती, किसी होटल में जगह नहीं मिलती, कहीं लॉजेस में जगह नहीं मिलती, रेस्ट हाउसेस में जगह नहीं मिलती, तो वो लोगों के घरों में जाकर रहेंगे. मतलब अमेरिकन्स विल एक्चुअली पे फॉर देयर ओन सप्रेशन, दे आर गोइंग टू पे फॉर दिस आर्मी, ऐसा कहा गया. सो दे हैड टू जस्ट शेयर, सारा एंटायर अमाउंट नहीं देना पड़ता था, बट दे हैड टू गिव, एक शेयर करना पड़ता था उस अमाउंट को, जो भी उस पर्सन का सैलरी होता था, खर्चा पानी, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू शेयर दी अमाउंट, you have to share that expenditure with the British government. Okay, ऐसा कहा गया. So हमारा तो यानी Americans तो are not concerned with any kind of army of British, so still they had to pay for it, right? Okay. Now also Stamp Act के बाद आप you can mention that here the revolutionary tendencies had started and finally आप जाके लिखोगे कि कुछ पॉलिसीज इस तरीके की आती हैं, रॉकिंगम की एंड टाउनशेंड की, जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये कस्टम ड्यूटीज़ अप्लाई कर देते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है. स्टैम्प एक्ट के बाद बहुत शोर मचाया गया, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस हुई, स्टैम्प एक्ट को वापस लेना पड़ा. टाउनशेंड का एक्ट आता है, कस्टम ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस की जाती हैं, टी के ऊपर कर दिया, पेंट के ऊपर कर दिया, लेड के ऊपर कर दिया, पेपर के ऊपर कर दिया. लोग यहाँ पर चिल्लाने लगे दैट वी आर नॉट गोइंग टू पे दिस. दिस वॉज अ वे to extract the money out of American public. Now you see why they are introducing so much of taxes. क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको? The need was, आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखेंगे फिर 1756 से लेके 1763, ये एक सिंगल लाइन में आपने बिल्कुल पहले लिख देना है. क्या 7 ईयर वॉर हुई, इस 7 ईयर वॉर की वजह से इतना ज़्यादा एक्सपेंड किसके बीच में हुई, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, इतना ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ दैट these people, these British had to extract that money from the empire only, क्योंकि नहीं तो फिर ये लोग स्टेबल नहीं रह पाएंगे. इतना खर्चा अगर कर चुके थे, ट्रेजरी का इतना नुकसान हो चुका था, तो उसकी भरपाई कहीं से तो करनी होगी. सो फॉर दैट मैटर इन लोगों ने अपनी कॉलोनीज़ के अंदर कंट्रोल को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दिया. आप देखोगे सेम टाइम पे इंडिया के अंदर भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वाली हो रही थी. वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया को कंट्रोल किया जा रहा है. इधर अमेरिका के अंदर ये चीज़ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, तो 7 ईयर वॉर बताने के बाद कि इसकी कंपनसेशन के लिए उन लोगों ने इतने टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए. टाउनशेंड की कस्टम ड्यूटीज़ बताने के बाद कि लोगों ने यहाँ पर रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट एंड हेंस लॉर्ड नॉर्थ की टी पॉलिसी आ जाती है. लॉर्ड नॉर्थ की टी पॉलिसी जब आती है, इसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगा. लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कहा कि भाई, और इसमें 5 चीज़ें थी. लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि भाई बाकी 4 चीज़ों पे रहने दो, सिर्फ टी पे कस्टम ड्यूटी दो. यहाँ पे अमेरिकन कहते कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू गिव, वी आर बॉयकॉटिंग. आपका जो टी आप बेचोगे हम खरीदेंगे नहीं, सीधी बात थी. लॉर्ड नॉर्थ ने स्कीम नहीं निकाली, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भाई जो टैक्सेस तुम हमें देते थे वो तुम्हें हमें पे करने का जरूरत नहीं, यू नीड नॉट टू पे द टैक्सेस टू अस, you directly go and sell this tea to America. उससे क्या होगा, if you will not pay the taxes to me, आपका वो खर्चा बचेगा. Ultimately the cost to the customer will be less, of course, right? क्योंकि मेरे को टैक्स पे नहीं करना आपको, आप डायरेक्ट जाके पे कर रहे हो, डायरेक्ट जाके सेल कर रहे हो. सो उससे क्या होगा, टी सस्ता हो जाएगा, अमेरिकन खरीदेंगे. अमेरिकन ने फिर नहीं खरीदा. अमेरिकन क्या करने लगे, डच से स्मगल करने लगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. यहाँ पर फिर लोगों ने जब इतने सारे टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने लगे तो एक इंसिडेंस हुआ जिसका नाम था बॉस्टन टी पार्टी. अब इसके बाद आप बॉस्टन टी पार्टी को समझा दोगे. बॉस्टन टी पार्टी के अंदर क्या हुआ, बॉस्टन नाम का ये शहर था जहाँ पर सैमुअल एडम्स नेटिव अमेरिकन की तरह, जो कि ट्राइबल्स हुआ करते थे, रेड इंडियंस, उनकी तरह अटायर उन्होंने डाला, अपने साथ अपने कुछ रेवोल्यूशनरीज को लेके गए एंड शिप के ऊपर वो लोग बोर्ड हो गए. वहाँ जाकर उन्होंने जितने भी टी के बॉक्सेस थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर लेकर आई थी सेल के लिए,
they pick up those boxes and they drowned it into the sea. 300 boxes टी के इन लोगों ने सी में डंप कर दिए. बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स का. इसके बाद बॉस्टन टी पार्टी के इस इंसिडेंट्स के बाद बॉस्टन के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया गया, स्पोर्ट के ऊपर. सारी भरपाई अमेरिकन से की गई. और ज़्यादा रेवोल्यूशन तेज़ हो गया, प्रोटेस्ट और ज़्यादा फास्ट हो गया, सप्रेशन और ज़्यादा तेज़ होने लगा. इसके बाद फाइनली 1775, 74, 75 ये टाइम जब आता है, 74 के अंदर अमेरिकन्स ने डिक्लेयर कर दिया ऑन 4 जुलाई कि आज से हम इंडिपेंडेंट हैं. अपने लिए डिक्लेयर किया, मिली नहीं आज़ादी. अपने दिमाग से अपने लेवल पर उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि आज से हम लोग आज़ाद हैं. ये कहाँ हो रहा है? आप फिलाडेल्फिया कांग्रेस का नाम यहाँ पर मेंशन करोगे कि जहाँ एक तरफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी. फिलाडेल्फिया के अंदर कांग्रेस की मीटिंग होती है, जिसको फिलाडेल्फिया कांग्रेस के नाम से जाना जाता है. द फर्स्ट वन टुक प्लेस इन 1774, द सेकेंड वन टुक प्लेस इन 1775. सेकेंड वन जो थी वो करनी पड़ी क्योंकि 74 वाली बातें मानी नहीं गई. कुछ एक्ट्स को रिपील करने के लिए कहा गया था, किंग को रिक्वेस्ट किया गया था, बट किंग रिफ्यूज टू डू सो. हेंस दे डिसाइडेड टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल. 1775 में ये लोग मीटअप करते, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स नाउ दे प्रिपेयर्ड देयर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. थॉमस जेफरसन ने उसको प्रॉपरली ड्राफ्ट कर दिया. थॉमस पेन उससे पहले आते हैं, जिन्होंने कॉमन सेंस नाम का एक लेटर इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उन्होंने बातें लिखी कि भाई आप, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं, दैट द पीपल ऑफ दैट कंट्री शुड बी गवर्नड बाय देमसेल्व्स ओनली. आप किसी और का मान ही क्यों रहे हो जिनको आपने चुना नहीं. सो इन्होंने कहा दैट मैं तो सिर्फ कुछ कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूँ. अब ये जब उन्होंने पैम्फलेट अपना निकाला, सो पीपल वर नाउ एकदम, दे वर फुल ऑफ एनर्जी, full of enthusiasm. They now understood the things. Declaration of Independence आया सेकेंड फिलाडेल्फिया कांग्रेस के साथ, और रेवोल्यूशन और तेज़ हो गया. तो 1775 तक आप देखो ये डेवलपमेंट्स हुई. अब इसके बाद क्या हुआ वो भी आप बता दो. 1775 के टाइम तक बैटल ऑफ लेक्सिंगटन, बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड हो गया. ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही है. लड़ाई क्यों हुई? न्यूज़ मिली किनको? ब्रिटिशर को, कि अमेरिकन्स ने बॉस्टन के शहर में, बॉस्टन के अंदर आर्मी प्रेजेंट होती है, लेक्सिंगटन के शहर के अंदर बहुत सारे हथियारों को जमा करके रखा गया. सो दीज आर्म्स वर लोकेटेड देयर एंड हेंस ब्रिटिश आर्मी शुड गो एंड डिस्ट्रॉय देम. ये न्यूज़ जैसे ही ब्रिटिश आर्मी को मिलती है, ब्रिटिश आर्मी केम टू लेक्सिंगटन. देयर अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज वर प्रेजेंट. उन लोगों ने फाइट करना स्टार्ट किया, और रातों रात उनकी न्यूज़ मिलने से, पहुंचने से पहले हथियार जो थे वो कॉनकॉर्ड नाम के एक शहर में पहुंचा दिए गए. ब्रिटिश आर्मी वहाँ पीछे पीछे जा रही है, रेवोल्यूशनरीज और साथ में जा रहे हैं. वहाँ पे रेवोल्यूशनरीज वहाँ पर पहुँच के सारा का सारा जितना भी माल था उसको जला देते. और यहाँ पे 2 बैटल्स होती हैं, ज़्यादा बड़ी बैटल्स नहीं थी, बट बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्लूसिव बैटल्स थी जिनका सिग्निफिकेंस था. सिग्निफिकेंस क्या था? ऑल्दो अमेरिकन्स यहाँ पर हार जाते हैं, सप्रेस कर दिए गए, लेकिन बहुत ही कैजुअलिटीज़ कम हुई थी. दे वर फाइटिंग नेक टू नेक, एंड दिस वॉज अ मॉरल डिफीट ऑफ द ब्रिटिशर्स, that Americans are able to fight this strongly. After this battle, final जॉर्ज वॉशिंगटन जो हैं, he was leading the official army, जो कि 1775 की फिलाडेल्फिया कांग्रेस में अनाउंस कर दी गई थी कि जॉर्ज वॉशिंगटन आज से ऑफिशियल अमेरिकन आर्मी के हेड होंगे, कमांडर होंगे. ना जॉर्ज वॉशिंगटन की कमांडरशिप के अंडर 2 बैटल्स होती हैं, बैटल ऑफ साराटोगा, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन. ये कब हो रही है? 1780s में हो रही है, जिसके बाद सारी कहानी फाइनलाइज हो गई और 1783 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है, रिकॉग्नाइज कर ली जाती है, रादर पीस ऑफ पेरिस साइन हो जाता है. ठीक, तो आप, क्योंकि ये बाद वाला पीरियड है, 1775 के बाद वाली है, बैटल ऑफ साराटोगा, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन, तो ये दोनों चीज़ें आप सिर्फ एक सिंगल पॉइंट में समझा देंगे. यहाँ पर आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज यू जस्ट आर एक्सप्लेनिंग द एंड ऑफ द रेवोल्यूशन, कि हाँ ये इवेंट्स भी हुए हैं जो कल्मिनेट होते हैं. वो दैट कल्मिनेटेड इनटू द बैटल ऑफ साराटोगा एंड बैटल ऑफ यॉर्कटाउन, वेयर ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू सरेंडर, एंड हेंस द बैटल वाज वन बाय जॉर्ज वॉशिंगटन एंड हिज आर्मी. फाइन, आपने इसको फिनिश करने के बाद देन यू मेंशन, देखो एक तो आपने इवेंट्स के साथ साथ में आपने लीडर्स को बता देना है. देन अलग से यू कैन मेंशन दैट लीडर्स लाइक कौन कौन,
सैमुअल एडम्स हो गए, जॉन एडम्स हो गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन, जिनके नाम मैंने अभी लिए, स्टोरी के दौरान मैंने लिए, इन नामों को आप एंड में एक लिस्ट मेंशन कर देंगे और बता देंगे कि दीज पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशन and brought about very significant outcomes during the revolution which culminated into the American independence finally in 1783. Fine. Then you can write the conclusion part. Conclusion में अब आप क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे क्या mention किया गया कि talented leaders जो थे इनकी वजह से ये बड़ा sudden act था कि एक के बाद एक events जो थे वो होते चले गए. 1763 onwards 63, 64, 74, 73 के अंदर लगातार ये एक्ट्स आते जा रहे थे. लॉर्ड नॉर्थ का टी पॉलिसी आ गया, बॉस्टन मैसेकर हो गया, बॉस्टन का ये टी पार्टी वाला इंसिडेंस हो गया, राइट. फाइनली आप बैटल्स के बारे में लिख रहे हो, तो इसीलिए क्यों कहा जा रहा है कि सडन था, बिकॉज इवेंट्स वर वेरी वेरी फास्ट, राइट. देन आप लीडर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने बता दिया, फाइन, ठीक है, एक एक्ट ऑफ सडननेस दिखाई दे रहा है. बट कंक्लूजन में आप इसको बैलेंस कर दोगे. कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि दो it was due to the contribution of the leaders, of talented leaders of America, that the revolution was a sudden reaction. Yeah, the revolution was very sudden. But it was not just these leaders, but also the common masses that contributed in bringing about this revolution. तो वहाँ पे सिर्फ लीडर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं, आप वहाँ के लोकल मासेस का कंट्रीब्यूशन भी एक्सप्लेन कर दो, जस्ट इन 2 वर्ड्स. कुछ ज़्यादा आपने वहाँ पे मेंशन नहीं करना, क्योंकि कोई भी सक्सेस जब आप पाने जा रहे हो वहाँ पे अगर आपको मासेस का सपोर्ट नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव द मास सपोर्ट यू कैन नॉट विन एनी रेवोल्यूशन. दिस इज़ दी लाइक गोल्डन रूल. कहीं पर भी आप देख लो, कोई नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी until and unless वहाँ पे लोगों का contribution होगा. ठीक है, ओके. नाउ हमारा यहाँ पर मॉडल आंसर देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन के अंदर आप बताएंगे, पीरियड मेंशन कर दो, कॉलोनियल स्ट्रगल थी, सक्सेसफुल हो गए, वो मेंशन कीजिए. रेवोल्यूशन के डिफरेंट 7 ईयर वॉर को मेंशन करने के बाद द डिफरेंट एक्ट्स, कब कब आ रहा है, कौन कौन सा आ रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है. लेक्सिंगटन कॉनकॉर्ड की बैटल्स को मेंशन करने के बाद साराटोगा यॉर्कटाउन 80s में हुई है, बट स्टिल वी विल मेंशन इन जस्ट 1 लाइन, नॉट टू एक्सप्लेन. ओके, यू कैन जस्ट सिंपली राइट कि जॉर्ज वॉशिंगटन फोर्स्ड द ब्रिटिश आर्मी टू सरेंडर. ओके, एंड फाइनली पीस ऑफ पेरिस वाज साइंड वेयर इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश. नाउ द टैलेंटेड लीडर्स के कुछ नाम आपने लिखने हैं, राइट. एंड फाइनली द कंक्लूजन पार्ट, where you can write that though there were many talented leaders with the efforts of which the revolution seemed to come with remarkable suddenness, but ये एक process था. इतना sudden भी कोई revolution नहीं आता कि हाँ एकदम से start हुई कोई movement और ये चीज़ successful हो गई. It was a long drawn process. It was a process of many years जो finally जाके 1783 में जाके successful होता है, जब पीस ऑफ पेरिस साइन हुआ. ये आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे. कैन चेंज द कंक्लूजन, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस व्हिच वाज फाइनली कंप्लीटेड इन 1783 विद द साइनिंग ऑफ पीस ऑफ पेरिस वेयर इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका वाज रिकॉग्नाइज्ड. ऐसे भी मेंशन कर सकते हो. तो लाइक आई सेड पहले भी कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं. इट इज़ योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन आर क्लासेस. ठीक, कि कैसे आप अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कैसे कंक्लूजन लिखा जा सकता है, कौन सा इंट्रोडक्शन सही माना जाएगा, किसको गलत कहेंगे हम लोग, या इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पे हमें नज़र आता है. फाइन. सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू डू डिफरेंट क्वेश्चंस. सो दिस आंसर इज अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, राइट. You can access from there. Thank you so much for today. That was all from my side. I'll see you in the next session with another question. Till then, take care and have a great day.